नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में फेसबुक लाइव के माध्यम से गन्ना किसानों को दिया जा रहा है ऑनलाइन प्रशिक्षण से गन्ना किसानों की समस्याओं का भी हो रहा है त्वरित समाधान। मध्य प्रदेश के नीमच में आगामी 13 अप्रैल को राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन का होगा आयोजन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। दुग्ध संघों एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य सहकारिता अनुबंधों का किया जाएगा निष्पादन। अनार उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है भारत। यहाँ की जलवायु और मिट्टी अनार की खेती के लिए मानी जाती है बेहद उपयोगी। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अनार की होती है अच्छी पैदावार। कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा, देश में कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम, सिल्क समग्र और सिल्क समग्र 2 जैसी केंद्रीय योजनाओं के हस्तक्षेप के कारण कच्चे रेशम का बढ़ा है उत्पादन। और आइए विस्तार से डालते हैं समाचारों पर नजर। भारत अनार उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी अनार की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अनार की अच्छी पैदावार होती है। अनार का पेड़ कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। इसे बंजर और सूखी भूमि में भी उगाया जा सकता है, जिससे ये किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। अनार एक उष्णकटिबंधीय फल है और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। डॉक्टर विशेष रूप से कमजोर रोगियों को इसे खाने की सलाह देते हैं। अनार में 12% से 16% तक प्राकृतिक चीनी होती है, जो पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होती है। स्वास्थ्य के लिए अमृत समान अनार ये शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में सहायक होते हैं। अनार के पौधों के बीच उचित दूरी रखना जरूरी होता है। हल्की मिट्टी में 12 बाय 12 फीट, मध्यम मिट्टी में 12 × 15 फीट और भारी मिट्टी में 15-15 फीट की दूरी रखनी चाहिए। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त जगह मिलती है और वे तेजी से बढ़ जाते हैं। भारत का कच्चा रेशम उत्पादन 2024-25 की अप्रैल-जनवरी अवधि में 34,042 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो 2014-15 की इसी अवधि में 24,299 मीट्रिक टन के आंकड़े के करीब 10,000 टन अधिक है। ये जानकारी मंगलवार को संसद में कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा कि देश में कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम NERTPS एग्री एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क समग्र और सिल्क समग्र 2 जैसी केंद्रीय योजनाओं के हस्तक्षेप के कारण कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ा है। कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्यों को महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे किसान नर्सरी तैयार करना, रेशम कीट पालन पैकेज, पौधारोपण, सिंचाई, पालन गृह, पालन उपकरण और रोग निरोधी उपायों के लिए सहायता शामिल है। प्री कोकून क्षेत्र में चौकी पालन केंद्रों की स्थापना, रेशम कीट बीज क्षेत्र के लिए समर्थन, रेशम रीलिंग, कताई, बुनाई, पोस्ट कोकून क्षेत्र के लिए प्रोसेसिंग कंपोनेंट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी के माध्यम से रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेशम के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गन्ना विकास परिषद प्रदेश के गन्ना किसानों को आधुनिक तकनीकी से परिचित करवाने के लिए जहां एक और शोध संस्थानों में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, फेसबुक लाइव के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी चला रहा है। फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रशिक्षण देने के साथ साथ गन्ना किसानों की समस्याओं का भी त्वरित हल प्रदान किया जाता है। फेसबुक लाइव के माध्यम से गन्ना किसानों को प्रशिक्षण देने से इसकी पहुंच कम समय में अधिक गन्ना किसानों तक प्रत्यक्ष रूप संभव हो रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड और नेपाल के गन्ना किसान भी प्राप्त कर रहे हैं। चलाए जा रहे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर
और उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद फेसबुक लाइव के साथ ही शोध संस्थानों के माध्यम से पारंपरिक तरीके से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। गन्ना विकास परिषद मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर और सेवरही संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इन गन्ना कृषि शोध संस्थानों में भी अब तक 19,039 किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। पशुपालकों की आय बढ़ाने के साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के नीमच में आगामी 13 अप्रैल के दिन राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इस सम्मेलन में राज्य शासन, MPCDF, दुग्ध संघों एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य सहकारिता अनुबंधों का निष्पादन किया जाएगा। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समत्व भवन में 13 अप्रैल को होने वाले सम्मेलन की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस काम के लिए गांव-गांव में उपलब्ध दुग्ध उत्पादक समितियों और दुग्ध उत्पादक संघों को भी जोड़कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में कृषि जलवायु क्षेत्रों, रोगजनक, फाइलोटाइप और मेजबान विशेषताओं जैसे विभिन्न कारकों की जांच की गई, जिसमें मुर्गी पालन में AMR के प्रमुख चालकों की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग भी किया गया। गौरतलब है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के तहत विभाग खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रोसेलोसिस, पेस्टिडेस, रूमिनेंट्स और क्लासिकल स्वाइन फीवर, लंपी त्वचा रोग, ब्लैक क्वार्टर और रक्त स्नावी सेप्टिसीमिया आदि के खिलाफ टीकाकरण के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें रोग निगरानी और क्षमता निर्माण शामिल है। टीकाकरण से एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम होता है, जिससे AMR कम होता है। और राजस्थान एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग स्कीम के तहत राज्य सरकार के तारबंदी कार्यक्रम में इस वित्तीय वर्ष के लिए जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में कृषकों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से फसल का बचाव और रोकथाम के लिए लगाई जाने वाली तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ सभी श्रेणियों के कृषकों को दिया जाएगा। व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। अगर आप भी अपने खेत में तारबंदी करवा रहे हैं तो राजस्थान सरकार की इस योजना के बारे में जान लें। राज्य सरकार ने तारबंदी के लिए पूर्व में चलाई जा रही तारबंदी सब्सिडी योजना में जगह की पात्रता को कम कर दिया है। इससे भूमि वाले छोटे किसान भी इसका फायदा ले। कार्यक्रम में इस वित्तीय वर्ष के लिए जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में कृषकों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से फसल का बचाव और रोकथाम के लिए लगाई जाने वाली तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं एवं जौ अनुभाग, आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग द्वारा किसानों की उपज बढ़ाने के लिए गेहूं एवं जौ की उन्नत तकनीक विषय पर अनुसूचित जाति के किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज मुख्य अतिथि रहे। प्रोफेसर कंबोज ने अपने संबोधन में कहा कि किसान नवीनतम तकनीकों एवं संसाधनों का उपयोग जरूर करें। उन्नत किस्म के बीजों का चयन, मृदा परीक्षण, सिंचाई प्रबंधन, जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग तथा कीट एवं रोग नियंत्रण जैसी नवीनतम तकनीक अपनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत किस्मों के बीज तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों को और अधिक मेहनत के साथ कार्य करना होगा। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक गेहूं का अधिक उत्पादन देने वाली गेहूं की उन्नत किस्में लगातार वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में विकास खंड राजपुर के ग्राम पंचायत करमडीहा के रहने वाले रामलाल के खेतों को भरपूर पानी मिल रहा है। मनरेगा के माध्यम से रामलाल के खेत में कूप यानी कुआं का निर्माण हुआ है। रामलाल मुस्कुराते हुए बताते हैं कि कूप निर्माण होने से खरीफ के समय उनका रोपा सही समय में लगा।
वे गांव के उन लोगों में हैं जिन्होंने सबसे पहले धान रोपाई का कार्य किया। मानसून के देरी से होने से कूप के ही पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं, जिसके कारण उनके खेत में लगे फसलों की गारंटी मिल गई। कूप निर्माण के समय रामलाल एवं उसके परिवार के लोगों ने स्वयं काम करके मजदूरी के रूप में 10,000 रुपये भी प्राप्त किए। रामलाल को खरीफ फसल के पकने के बाद अच्छे उत्पादन की गारंटी तो मिली है। अब वे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होने से धनिया, आलू, प्याज, टमाटर जैसे साग सब्जी लगाकर रोज की सब्जी भाजी के खर्च को बचा भी रहे हैं। खेती में सिंचाई की उपलब्धता तथा उचित कृषकीय प्रबंध से रामलाल अब उन्नत कृषक बनाने की ओर अग्रसर हैं। जिले में मनरेगा रामलाल जैसे अनेकों कृषकों के चेहरे पर खुशी लाने का पर्याय बन चुका है। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ 2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्ति फसल ऋण जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी ऋण नहीं जमा किया है, वे नियत तिथि तक ऋण जमा करके ब्याज अनुदान योजना का लाभ ले सकेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि जिन किसानों ने केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स या लैंप्स के माध्यम से खरीफ सीजन 2024 के लिए लोन लिया था, वे किसान अब 30 जून 2025 तक अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह जो भी पहले हो ऋण की राशि जमा कर सकेंगे। समय पर ऋण जमा करने वाले किसानों को ब्याज अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले राज्य में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने राज्य के 1.25 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल से स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। इसकी घोषणा राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा के बजट सत्र में की थी। देखें ये रिपोर्ट। में बिजली दरों में कमी, ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को फायदा, स्मार्ट मीटर लगाने वालों की होगी बड़ी बचत। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दरों की घोषणा की। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी बिजली। बिहार में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का फायदा दिखने लगा है। इससे बिजली वितरक कंपनियों का तो मुनाफा बढ़ा ही है, इसका लाभ अब राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। बिहार सरकार ने 1.25 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका पर नई बिजली दर की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। ये दर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नई दर लागू होते ही राज्य के ग्रामीण इलाके में घरेलू और कुटीर ज्योति कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो गई है। ये लाभ महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा। अन्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ के लगाने के बाद जो वितरण कंपनियां हैं डिस्कॉम, उनका कैश जो फ्लो है वो तो सुधरता ही है, साथ में जो उनका रेमिटेंस है, जो रेवेन्यू रियलाइज करते हैं, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप केवल लास्ट के 2 वर्षों का अनुभव देखें तो पिछले साल साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कभी 450 करोड़ का मुनाफा पहली बार दर्ज किया था और इस वित्तीय वर्ष में करीब 150 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। तो यह दिखाता है कि वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और यह आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है तो इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिहार में अभी तक 62 लाख से ज्यादा प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके पहले उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करने पर 3% की छूट मिल रही थी। ग्रामीण इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखा है तो उन्हें 69 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलती है। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। सरकार का अच्छा कदम है, इससे हम उपभोक्ताओं को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम लोग हाई बिजली जलाते हैं तो ज़्यादा बिल आता है और 25 पैसे पर यूनिट कम हुआ है तो अच्छा कदम है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अभी 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, लेकिन प्रीपेड मीटर वाले शहरी उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट कम राशि देना होगा।
प्रीपेड मीटर लगने से बिजली की चोरी से लेकर के बिजली बिल में गड़बड़ी तक पर लगाम लगी है। यही कारण है कि इस बार कंपनियों का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। सरकार ने इसे देखते हुए लोगों को सब्सिडी दी है और बिजली बिल की दरें भी नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एक्मर नेट के मुताबिक केरल की पुलपल्ली मंडी में 1 अप्रैल को धान का भाव था 2,460 रुपए। 2 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,460 रुपए पर बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अप्रैल को धान का भाव रहा 2,480 रुपए। 2 अप्रैल को इसके सौदे 480 रुपए लुढ़क कर 2,000 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अप्रैल को धान 2,310 रुपए पर बिका। वहीं पश्चिम बंगाल की मंडी जियागंज की बात करें तो यहाँ बीते मंगलवार धान का भाव था 2,310 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,310 रुपए पर बना रहा। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की ब्यावर मंडी में 1 अप्रैल को जीरे का भाव रहा 22,000 रुपए। 2 अप्रैल को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 21,500 रुपए पर आ गया। राज्य की ही जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अप्रैल को जीरा 20,750 रुपए पर बिका। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 1 अप्रैल को जीरे का भाव था 19,750 रुपए। 2 अप्रैल को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 19,750 रुपए पर बना रहा। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे की निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है।
और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अप्रैल आते आते आमतौर पर सरसों, अलसी, राई और चने की कटाई हो जाती है, जबकि रब्बी की प्रमुख फसलों में शामिल गेहूं और जौ इस महीने पककर तैयार होती है। किसानों को चाहिए कि इनकी कटाई समय पर करें, देर होने से दाने झड़ने का खतरा रहेगा। दूसरी ओर जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां मक्का, बाजरा, गन्ना, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली और कपास की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह चारे के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का और लोबिया की बुवाई भी इसी महीने होगी। जो किसान सब्जी लगाना चाहते हैं उनके लिए भी अप्रैल का महीना महत्वपूर्ण है। वो भिंडी, बैंगन, लोबिया, मूली, परवल, घिया, तोरी, कद्दू, टिंडा, खरबूजा, तरबूज और खीरा बो सकते हैं। ये समय हरी खाद की बुवाई का भी है। किसान हरी खाद के रूप में उड़द, मूंग, लोबिया, ढैंचा और ग्वार बो सकते हैं। बुवाई के लिए खेतों को अच्छी तरह तैयार करें और मिट्टी में उपयुक्त नमी बनाए रखें। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई 15 अप्रैल तक होगी। साथ ही जो किसान पहले ही मूंग और उड़द बो चुके हैं वो 25-30 दिन की फसल होने पर पहली सिंचाई कर लें। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि सघन खेती के लिए दलहन की जल्द पकने वाली किस्में विकसित की गई है। किसान चाहें तो उनकी बुवाई कर सकते हैं। जो किसान राई और मटर के बाद खाली हुए खेतों में ग्रीष्मकालीन मूंगफली बोना चाहते हैं वो बुवाई से पहले 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डालें। हाँ, अगर आलू और सब्जी वाली मटर की फसलों में गोबर की खाद डाली गई है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में थाईलैंड पहुंचे। पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। थाईलैंड की पीएम से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से थाईलैंड का भारतीय समुदाय उत्साहित। होटल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी 4 से 6 अप्रैल तक रहेंगे श्रीलंका के दौरे पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की सफल भारत यात्रा के बाद पीएम मोदी की इस यात्रा से कई उम्मीदें। वक्फ संबंधी दोनों विधेयक कल देर रात करीब 10 घंटे से अधिक की चर्चा के बाद हुए लोकसभा में पारित।
बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दूषित, कल फिर होगी सुनवाई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही, अनुमति दें, नमस्कार।